हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज को होने जाने वाला प्लंकेट शील्ड का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और नॉर्थर्न रिचीज के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का घर है, और ये इस सीज़न में पहला मैच होने जा रहा है ऑकलैंड का सब कुछ लेट में ही शुरुआत हुआ था, चाहे सुपर स्मैश की बात कर लें या फिर फ्रूट ट्रॉफी की बात कर लें, और अभी प्लंकेट शील्ड में इनका पहला मैच होने जा रहा है। नॉर्थर्न ईस्ट से मैचेस हमने आगे कवर करे थे, मतलब पहले जो मैचेस हुए थे, लेकिन वो वाली जो टीम रही है नॉर्थर्न ईस्ट की और अभी जो इनका टीम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ दिनों के बाद से वापस से वो टीम वापस आ जाएगी जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अभी के लिए इनके काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल है, और उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा भी था। सुपर स्मैश जीत के उन्होंने वो दिखा भी दिया था, और इसका कुछ हद तक रिफ्लेक्शन आपको अभी प्लंकेट शील्ड में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि सारे प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे वो आपको यहाँ पे भी जो है खेलते हुए दिख जाएंगे। हालांकि अभी फॉर्मेट अलग है, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो प्लेयर्स जो सुपर स्मैश से कैरी आउट हुए आ रहे हैं, और वो प्लेयर्स जो एक आध जो नए प्लेयर इंक्लूड हुए हैं, उनका क्या रोल रहता है ऑकलैंड के लिए। हालांकि ये फिक्सचर और ये ग्राउंड दोनों ही काफ़ी सपोर्टिव रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमें देखना ये पड़ेगा कि जो नए प्लेयर्स का इंक्लूजन हुआ है स्पेशली नॉर्थर्न ईस्ट टीम में, उसके बाद इस फिक्सचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्थर्न ईस्ट के लास्ट जो मैचेस हमने कवर करे थे कैंटरबरी के अगेंस्ट में, ओटावा के अगेंस्ट में, तो वो मैचेस हमारे लिए अच्छे गए थे, और होपफुली यहाँ पे भी हम वो रिदम बरकरार रख पाएंगे। बाकी ऑकलैंड का तो अभी कोई मैच हुआ नहीं है इस प्लंकेट शील्ड में, तो ये पहला मैच है सीजन का भी और हमारा भी। वेदर क्लियर है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करेंगे तो ऑकलैंड आपको 3-0 से आप कह सकते हैं आगे होते दिख जाएगी आखिरी 5 मैचों में, और 2 मैच जो रहा है वो नो रिजल्ट टाई रहा था, नो रिजल्ट नहीं। इस ग्राउंड में भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आखिरी 2 सीजनों में ऑकलैंड कोई मैच हारी नहीं है। ठीक है, जो 5-6 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, उनमें से वो 4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हुए हैं टाई। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स यहाँ पर काफ़ी डिसेंट हैं ऑकलैंड की तरफ से, जो आप नोटिस कर सकते हैं। अभी हम आते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी मतलब आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देखिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम सारे इनिंग्स को कवर करने जाएंगे। कैसे कैसे स्कोर्स बन रहे हैं और कौन से प्लेयर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करना। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कुछ नाम आपके सामने आ जाएंगे, तो उनके ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो यह पहला मैच है, और पहला मैच जो ऑकलैंड का है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ जो दिखाना भूल गया कि पिछले सीज़न में चौथे स्थान पर ख़त्म किया था ऑकलैंड ने, जो अच्छी टीमों की टेबल बोल रहे हैं, और नॉर्थर्न ईस्ट दूसरे स्थान पर। ये नॉर्थर्न ईस्ट के बारे में तो हमने पहले ही बताया हुआ है, तो वो नया कुछ नहीं है, लेकिन ऑकलैंड ने चौथे स्थान पर ख़त्म करा रखा है। जनरली मैं ऑकलैंड के बारे में आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। ऑकलैंड की टीम में 3 से 4 बैट्समैन होते हैं, ठीक है, और वही आपके लिए मोस्ट ऑफ द रन्स जो है बनाते हैं, मतलब 70-75% रन्स वही बनाते हैं। अगर उनमें से कुछ हुआ तो हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आप उनकी बैटिंग से उतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। लेकिन उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लो या फिर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लो, वो काफ़ी बैलेंस्ड होता था पिछले सीजनों में। ठीक है, तो क्या होता था कि मैचेस के रिजल्ट वो निकाल लेते थे, लेकिन क्योंकि बैटिंग उतनी अच्छी कंसिस्टेंट नहीं हो पाई है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इसीलिए चीज़ें उनके सपोर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं गए हैं। पिछले सीजन के जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे थे उनकी तरफ से दो ओडोनिल, मतलब रॉबर्ट ओडोनिल और विल ओडोनिल विद द बैट, और बॉलिंग से काइल जेमिसन मोस्टली, और स्पिन डिपार्टमेंट विल समरभाई। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बैट्समैनों ने कुछ रन बनाए होंगे, जैसे कि चैपमैन के कुछ स्कोर्स थे, फिलिप्स के कुछ स्कोर्स थे। लेकिन अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट मतलब 4 डे मैच की बात करेंगे, अगर आप मिनिमम 50 के ऊपर औसत रख रहे हैं, ऐसे कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर की बात करेंगे, तो उस सूची में आपको 2 ओडोनिल जो है देखने को मिल जाएंगे। मार्क चैपमैन का भी ठीक ठाक रहा है, 40-45 के बीच में औसत रहा है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं, जैसे कि नहीं रहा है खास कुछ ग्लेन फिलिप्स का भी। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में मतलब 4-5 उनकी तरफ से ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने 10 से 15 या उससे ज़्यादा विकेट निकाले हुए हैं, जिनमें से जेमिसन सोमरवाल ने बताया। इसके अलावा भी सोलिया थे, लंडू फर्न्स थे, और लुई दिलपोर्ट भी थे। अच्छा, अभी देख रहे थे कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। ये पहला मैच है जो 4 साल लगभग पुराना है, ऑकलैंड के घर पे हुआ था ये, तो ये पहला मैच जो ऑकलैंड में हमें देखने को मिल रहा है। ऑकलैंड ने बनाया था 339। सिन सोलिया, फिलिप्स और बेन हॉर्न, ये सारे के सारे अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, और बॉलरों में से सिर्फ जो वाकर आपको दिख जाएंगे, बाकी बेकर जिनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स है इस पिक्चर में, लेकिन वो ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है बड़े बड़े नामों के बीच में। नॉर्थर्न ईस्ट की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आपको फिर भी कूपर और साइफर्ट के इनिंग्स देखने को मिल जाएंगे। लिस्टर ने 2 विकेट निकाला हुआ था, बाकी फिलिप्स की भी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आई थी। तीसरे इनिंग्स में जाके ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, सिर्फ 199 रन बनाए। सोलिया वापस आपको दिख रहे हैं, बाकी कुगलन यहाँ पर आ गए।
नॉर्दर्न की बैटिंग उससे भी खराब रही। चौथे इनिंग्स में मतलब चौथे दिन पे आते आते बैटिंग आप देख सकते हैं, तीसरे चौथे दिन में आते आते क्या हो रहा है, लिस्टर के 4 विकेट्स यहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हैं एक लो स्कोरिंग मैच ये रहा था, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर 339 बना है, जो भी बहुत बड़ा टोटल नहीं होता है। उसके बाद तो ग्रेजुअली रन्स कम ही होते गए हैं, ठीक है। मोस्टली हमें पेसर्स ही दिखे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, और जो बड़े मतलब कंसिस्टेंट नामों में से अगर हम बात करें तो सिंसोलिया का नाम हमें दोनों इनिंग्स में जो है देखने को मिला है, और बेन लिस्टर बॉलिंग से। अगला मैच ये अगले सीजन का मैच है, ये भी ऑकलैंड पे ही हुआ था। नोटिस करो फिर से सेम चीज़, नॉर्दर्न की बैटिंग फिर से और ख़राब हुई। दनरू फंड्स के 4 विकेट्स हैं, बाकी सोमरवाइल के 2 विकेट, लिस्टर वापस से आए हैं। ऑकलैंड की बैटिंग भी डिसेंट नहीं रही, लेकिन सोलिया लगातार तीसरे इनिंग्स में का नाम, ग्लेन फिलिप्स का नाम, रॉबर्ट ओडोनिल, बाकी कुकेलैंड का भी नाम यहाँ पर आया है जो रिपीट हो रहे हैं, 5 विकेट उन्होंने निकाले थे। फिर से नॉर्दर्न की बैटिंग अच्छी नहीं रही, लेकिन साइफर्ट के कुछ स्कोर्स हैं। बाकी जो कार्टर, अभी यहाँ से जो कार्टर का आपको जलवा जो है देखने को मिलेगा, नोटिस करते रहो। जो कार्टर 69 रन बनाया था, सोलिया बॉलिंग से भी काम करा उन्होंने, सोमरवाइल का भी नाम आया, लिस्टर का भी नाम आया। ऑकलैंड ने ये मैच चेस कर लिया, लीड करा किसने, वापस सोलिया ने। तो अभी तक 4 के चारों ही इनिंग्स में हमें सोलिया का नाम देखने को मिला है, कुछ ना कुछ स्कोर उन्होंने जरूर करा है, बहुत ज़्यादा शायद नहीं, 100 वगैरह नहीं, और बॉलिंग में भी उन्होंने एक आध से परफॉर्म करा है, और दोनों ही मैच ऑकलैंड पे हुआ है। जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऑकलैंड के ग्राउंड पे आपको सोलिया का परफॉर्मेंस देखने को मिल भी जाता है, तो उसका एक और एग्जाम्पल है। लेकिन एक और चीज़ जो हम नोटिस कर पाए हैं दोनों ही मैच में जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, लो स्कोर, बहुत ही लो स्कोर बने हैं। 339 हाईएस्ट स्कोर है, और बाकी तो बहुत कम स्कोर, 200-250 के बीच में, इवन 150 के आसपास भी स्कोर यहाँ बनते हुए हमने देखे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी सीजन का मैच है ये मैच हुआ था वांगराई में, जो कि नॉर्दर्न का जो है घर होता है, और यहाँ पर आते ही रन काफ़ी ज़्यादा हो गया, 468। लेकिन सोलिया कंसिस्टेंट है, फिलिप्स जो रन वहाँ पर बना रहे थे वो अभी ज़्यादा हो गया यहाँ पे। गप्तिल के स्कोर्स हैं, सोधी कुकेलैंड के यहाँ पर परफॉर्मेंसेस आए हैं, और वांगराई के ग्राउंड पे हमने पहले ही मैच कवर करा है किसी ना किसी फॉर्मेट में, तो वहाँ पे हमने बताया हुआ था कि स्पिनर्स यहाँ पे काम पे आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल ये भी है, डे 1 से ही स्पिन चल रहा है। और नॉर्दर्न डिशेस ने भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था। कार्टर वापस से आए हैं, कूपर का कुछ स्कोर, बाकी कुकेलैंड देखिए बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी बैटिंग से भी सोधी के भी कुछ रन हैं, बाकी बॉलिंग पे सोमरवाइल रिपीट हो रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स हमेशा कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, बैटिंग से तो कर ही रहे हैं, इवन बॉलिंग से भी यहाँ पर नाम आया है। और लास्ट जो इनिंग्स यहाँ पर मैच ड्रॉ हुआ था, लास्ट जो इनिंग्स आया था वहाँ पर हमने 249 बनते हुए देखा था, और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ से गप्तिल दोनों इनिंग्स में रन बनाए थे उन्होंने, फिलिप्स के नाम कई बार आ चुके हैं, रॉड रनल, और बाकी बॉलिंग से कुकेलैंड, सोधी, ठीक है। तो अभी तक हम जो प्लेयर्स को कंसिस्टेंट होते हुए दिख रहे हैं, सोलिया सबसे पहले नाम आ रहा है, ग्लेन फिलिप्स का नाम आ रहा है, जो कार्टर लास्ट जो 2 इनिंग्स उन्होंने खेल देखते हुए देखे हैं हमने, डिसेंट स्कोर बनाया है। मार्टिन गप्टिल का इस मैच में नाम आया था वैसे, उसके बाद फर्ग्यूसन, ये कुछ नाम है, तो ग्लेन फिलिप्स ने बताया, और ये कुछ नाम है जो अभी तक हम कंसिस्टेंट होते हुए दिख रहे हैं। अगला मैच ये है पिछले सीजन का मैच जो हुआ था, लास्ट मैच जो दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे हुआ है, ठीक है। नोटिस करो क्या सिमिलरिटी हमें फिर से मिल रही है, जी नहीं, अचानक से यहाँ पर रन काफ़ी ज़्यादा बन गया, 438, ठीक है। कूपर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब है काफ़ी लंबा स्कोर उन्होंने खड़ा किया है। जो कार्टर लगातार तीसरे इनिंग्स में का नाम आया है, बोको के स्कोर्स हैं। बाकी बॉलरों में से सोलिया, जिनके नाम आपको हर जगह पे मिल रहे हैं अभी तक, लिस्टर, ऑकलैंड ने चेस मतलब डिक्लेयर कर दिया था इनिंग्स को, गप्तिल लगातार तीसरे इनिंग्स पर, वापस से सोलिया, चैपमैन का भी बहुत बड़ा यहाँ पर 100 आया था, बाकी ओडोनिल और ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा। नॉर्दर्न 283 पर वो निपट गए, काफ़ी अच्छा स्कोर ही है ये, मतलब तीसरे इनिंग्स में आते आते ये भी बहुत बुरा स्कोर नहीं होता है। कार्टर देखिए, नोटिस करो तो लास्ट जो मैच कार्टर खेल के गए हैं यहाँ पर, इवन अगर हम बात करेंगे लास्ट 2 इनिंग्स की, मेरे ख्याल से जी हाँ, लास्ट 2 मैचों में जो लास्ट 3 इनिंग्स हैं, ठीक है, जो ऑकलैंड के ग्राउंड पे खेली है नॉर्दर्न की टीम, तीनों ही इनिंग्स पर एक बंदे का कॉमन आपको नाम देखने को मिल रहा है, वो है जो कार्टर। बाकी उनके साथ कोई कभी है कोई कभी नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रही है। आप नोटिस करो, देखो इस इनिंग्स में नॉर्दर्न 134 पर निपट गई, किसी बैट्समैन का रन बताने के लिए नहीं था। उसके बाद 262 बनाया, लीड करा कार्टर ने, बाकी साइफर्ट और सोधी साथ दिया था उन्होंने। उसके बाद अगला मैच अगर हम देखेंगे 438, कूपर और बोकॉक ने साथ दिया, कार्टर कंसिस्टेंट। और नेक्स्ट जो इनिंग्स था इस बार पॉपली, कटन क्लार्क, कुकेलैंड ने साथ दिया, कार्टर कंसिस्टेंट, ठीक है। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, लीड करना था चैपमैन ने, तो चैपमैन एक बहुत बड़े नाम के तौर पे आ रहे हैं आपके सामने, जो लास्ट
मैच इस ग्राउंड पे हुआ था। एक तरफ से कार्टर ने और एक तरफ से चैपमैन ने बड़े बड़े 100 मारे हैं। बाकी कुगलैंड का भी नाम है, सोदी का नाम है, और ऑकलैंड ने यह मैच जीत लिया था। एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। जनरली इतने रन जब बनते हैं किसी मैच पे हम देखते हैं कि मैचेस ड्रॉ होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑकलैंड ने एंड तक जाके मैच का रिजल्ट निकाला था और अपने सपोर्ट में निकाला था। एक विकेट इधर उधर होता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन चलो ऑकलैंड ने वो होने नहीं दिया और वो मैच को जीत गए। और लास्ट जो मैच हुआ था, जो कि हुआ था वांगराई में, ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन चैपमैन आपको दिख रहे हैं। कुगलैंड काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है। बाकी वैगनर, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का बैटिंग डिसेंट रहा, उतना बुरा भी नहीं उतना अच्छा भी नहीं। फिर से देखिए कार्टर 49, लेकिन रवाल बाकी ही यहाँ पर आए हैं, कूपर भी आए हैं, कुगलैंड भी आ रहे हैं। कुगलैंड कितनी बार नाम आ चुका है इनका, वैसे आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड्स तो काफ़ी जगह पे कुगलैंड के होते ही हैं, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा है। अभी फॉर्म का उतना कोई गारंटी मैं नहीं सकता, लेकिन रिकॉर्ड बहुत डिसेंट है। और मैच यहाँ पर ड्रॉ हो गया था, छोटा हो गया था शायद मैच किसी कारण की वजह से, और ऑकलैंड ने यहाँ पर मैच बचा लिया फिलिप्स के रन से, सोदी और इनके परफॉर्मेंस से। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, एक मैच जो आखिरी मैच इस ग्राउंड पे हुआ है और उसके पहले मतलब उसी सीजन में, मतलब जो सेकेंड लास्ट सीजन का लास्ट मैच मेरे ख्याल से, और आखिरी जो मैच हुआ है ऑकलैंड के ग्राउंड पे, उन दोनों मैचेस के अलावा 3 मैचेस जो बाकी रहे हैं वहाँ पर लोअर स्कोर की तरफ ही हम देख रहे हैं। बाकी उन दोनों मैचेस में हाई स्कोर्स बने हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस में रिजल्ट भी आए हैं। कुछ प्लेयर्स का हमने कंसिस्टेंटली नाम देखा है, ठीक है, लगभग कंसिस्टेंटली, वो मैं आपको समराइज करवा रहा हूँ, लेकिन आई होप हमने नोटिस करा होगा। बाकी बहुत ज़्यादा स्कोर्स हमने अभी तक नहीं बनते हुए देखे हैं। मेरे ख्याल से ये जो स्कोर था यहाँ पे 438, ये हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्चर का। उसके बाद 351 फॉर 5, ये दोनों ही जो इनिंग्स आए थे, लास्ट जो मैच हुआ था ऑकलैंड के ग्राउंड पे वहीं पे हमने देखा हुआ था और ये डिक्लेयर भी दे दिया था ऑकलैंड ने। इसके अलावा नहीं, यहाँ पर एक 468 भी था जो वांगरा के ग्राउंड पे हुआ था। तो ये जो 2 मैच, मतलब ये जो बीच में 2 मैचेस आए हैं ना, ये मार्च 2019 को और ये मार्च 2020 को, तो यही 2 मैच हमने देखे हैं जहाँ पर रन्स बने हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा जो आगे पीछे के मैचेस हैं हमने उतना ज़्यादा जो है स्कोर बनते हुए नहीं देखा है, लोअर स्कोर्स की तरफ ही गए हैं। स्पेशली जो पहले 2 मैचेस हमने ऑकलैंड के ग्राउंड पे देखे हैं वहाँ पे तो हमने यही चीज़ देखा है, ठीक है। और लास्ट भी जो मैच हुआ था वहाँ पे भी बहुत रन हमने बनते हुए नहीं देखे थे। अगर हम समराइजन पे आ जाए तो कुछ प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सिन सोलिया काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, स्पेशली ऑकलैंड के ग्राउंड पे कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहता ही है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। आगे भी इनके बारे में कुछ बातें हम बताएंगे जब हम ग्राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मार्क चैपमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है, 100 वगैरह मार के रखा है। और लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे इस टीम के अगेंस्ट में, एक तरफ दोनों इनिंग्स से मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, काफ़ी डिसेंट एवरेज है। ग्लेन फिलिप्स का भी है। मार्टिन कप्टिल 4 इनिंग्स उन्होंने खेले हैं और 2 में उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया है और 2 में उतना खास कुछ नहीं। तो काफ़ी बड़े बड़े बैटिंग परफॉर्मर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। नॉर्दर्न की तरफ से हेनरी कूपर और जो कार्टर का औसत देखिए 82 का एवरेज है उनका, ठीक है। 6 में से 4 बार 50+ स्कोर है और 2 बहुत बड़े शतक उन्होंने लगाए हैं, जो लास्ट बार वो यहाँ पे खेल गए हैं। बाकी हेनरी कूपर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी एवरेज उनका ठीक ठाक ही रहा है, उतना खास कुछ नहीं, मतलब खास बुरा भी नहीं, खास उतना अच्छा भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी बॉलिंग से देखिए बॉलर्स बदलते रहते हैं तो उतना खास कुछ हम बता नहीं सकते, लेकिन एक तरफ से बेन लिस्टर, एक तरफ से कुगलैंड, सोधी जैसे प्लेयर्स के हमने नाम जरूर देखे हैं। कुगलैंड स्पेशली आपने देखा काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। एक ही प्लेयर आप स्टैंड आउट कह सकते हैं जो कंसिस्टेंट रह गए हैं अभी तक, पहले मैच से आखिरी मैच तक, और बैटिंग से भी उनका कंट्रीब्यूशन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है इस फिक्चर में। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, ठीक है। हेड टू हेड में जितना था मैंने आपके सामने रखा है, और भी डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। अभी हम ग्राउंड के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड पे हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं। तो ये जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था जो आपने नोटिस करा, जहाँ पर दोनों तरफ से ही रन्स बने थे और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में मैच का रिजल्ट भी आया था। चैपमैन ने दोनों इनिंग्स में और यहाँ से कार्टर ने दोनों इनिंग्स में 100 मार के रखा हुआ था। इसके अलावा बॉलरों में से अगर हम बात करें तो सोलिया दोनों इनिंग्स में लाकर 6 विकेट उन्होंने निकाले थे, और देलपोर्ट जो कि करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है उनके भी विकेट्स थे। और यहाँ से नॉर्दर्न की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो सैंटनर, बेकर और पेकर के साथ कुगलैंड, तो ये कुछ नाम थे जिन्होंने परफॉर्म करा था। ये जो लास्ट मैच हेड टू हेड का हुआ था जो आपने ऊपर भी देखा। बाकी वजह से बात करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑकलैंड के ग्राउंड पे 2 स्ट्राइप्स होते हैं, तो ये उसका भी रीज़न हो सकता है, ये पता नहीं, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है रनों के मामले में या विकेट्स गिरने के मामले में, तो ये हम नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैच जो हुआ था ऑकलैंड बनाम ओटागो के बीच में, ओटागो 186 पर वो निपट गए।
जेमी हसन के 5 विकेट, दनरू फंड जो कि करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है, लिस्टर है 1 विकेट। लिस्टर कंसिस्टेंटली है, कुछ ना कुछ विकेट्स वो जरूर लेके जा रहे हैं, 1-2 करके, बहुत ज़्यादा बंचेस में शायद नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट विकेट्स के मामले में आपको उनका नाम जो है देखने को मिल रहा है। गप्तिल देख रहे हैं आपको, दनरू फंड्स का बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन था, और बेन हॉर्न। बाकी पेसर्स के साथ लेग स्पिनर जो थे माइकल रिप्पन, उन्होंने 2 विकेट्स निकाले। ओटागो को तीसरे इनिंग्स पर 54 पर निपटा दिया। जेमी हसन वापस से, सोलिया 5 विकेट। जनरली ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा हमेशा ही, मतलब हमेशा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सिन सोलिया का जो है सेकेंड इनिंग्स में, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग काफ़ी काम पे आ जाती है। ठीक है, मैं आपको चलिए पिछले एडिशन के कुछ मैचेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी अगर हम मैचेस मैं आपको दिखाने जाऊँ जो यहाँ पर लिखा नहीं होगा, तब भी आपको ये चीज़ जो है नोटिस करने को मिल जाएगा। उसका कुछ एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको आखिर में जाके दूंगा, देखते रहो बस। साथ में ये कुछ बॉलर्स ने विकेट निकाला और 54 पर निपटा दिया ओटावा की टीम को। ठीक है, और एक ठीक ठाक आप कह सकते हैं ऑकलैंड की बैटिंग डिसेंट ही रही थी, उतना बुरा भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं, लेकिन ओटावा को दोनों ही इनिंग्स में नेस्तनाबूद करके रख दिया ऑकलैंड की टीम ने। अगला मैच उसी सीजन का मैच है, ऑकलैंड बनाम हुआ था सेंट लुइस के बीच में। देखिए कितने कम स्कोर्स बन रहे हैं। चैपमैन का स्कोर है, पेसर्स का अपर हैंड। वार्कर जो पहले सेंट्रल के होकर खेलते थे, जेमी हसन फिर से 5 विकेट, सोलिया 2 विकेट। ऑकलैंड ने 269 बनाया, आपको फिलिप्स दिख रहे हैं, पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी, और सेंट्रल को मिला था 287 का टारगेट, जिसको भी चेज नहीं करना दिया ऑकलैंड की बॉलिंग ने। सोलिया वापस से देखिए दूसरे इनिंग्स में आते ही 4 विकेट। बाकी जेमी हसन तो कंसिस्टेंट है ही, और समरवाइल। अगला मैच, अच्छा फिर से एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। सामने वाली टीम जो ऑकलैंड के अगेंस्ट जो टीमें आ रही हैं, उनका कुछ भी दाल नहीं गल रहा है। ऑकलैंड का भी बहुत बढ़िया कुछ बैटिंग हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन इतना तो अच्छा हो ही रहा है कि वो जीत पाए। अच्छा, उसके बाद ऑकलैंड बनाम कैंटरबरी, फिर से नोटिस करो रनों का मार्जिन नोटिस करो, 235 सिर्फ। ठीक है, रॉबर्ट ओडोनेल और रस्टब्राक नीचे से इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करा था, नहीं 200 का मार्क क्रॉस नहीं होता। पेसर्स का अपर हैंड, कैंटरबरी को 131 पर निपटा दिया। फिर से समरवाइल के 2 विकेट, दिलपोर्थ और रॉबर्ट ओडोनेल ने बॉलिंग कराया हुआ था। ऑकलैंड ने तीसरे इनिंग्स में आके काफ़ी बड़ा इनिंग्स खड़ा किया था। ठीक है, 317 का। सोलिया और रॉबर्ट ओडोनेल कंसिस्टेंट है, स्पिनर से कुछ विकेट्स आ रहे हैं, और डे 4 में आके बहुत बड़ा टारगेट मिल गया था, लेकिन मैच यहाँ पर खत्म नहीं हो पाया, मैच ड्रॉ हो गया। समरवाइल, दिलपोर्थ। आप नोटिस कर सकते हैं तीसरे चौथे इनिंग्स में आते आते यहाँ पर स्पिनर्स का भी रोल बन रहा है। ठीक है, एक ही मैच मैं कहूँगा हेड टू हेड में भी जो 3 ऑकलैंड के मैचेस हमने देखे थे, उसमें से एक ही मैच ऐसा रहा जहाँ पर काफ़ी रन्स बन गए। ठीक है, स्पिनर्स का उतना कुछ नहीं रहा। उसके अलावा जो बाकी 2 मैचेस थे वहाँ पर लो स्कोर्स बने। सही है, अगर हम यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाए, 3 मैच अभी तक हमने देखे हैं, एक मैच एक इनिंग्स, यहाँ पर 4 मैच हमने देखे हैं, माफ करना। एक मैच जो था जो हेड टू हेड वाला, जो आखिरी हेड टू हेड था, वहाँ पर हमने काफ़ी रन बनते हुए देखे हैं। उसके बाद एक इनिंग्स ऐसा रहा जहाँ पर 350 के पार स्कोर गया। उसके बाद से स्कोर्स काफ़ी कम बन रहे हैं। तीसरे चौथे दिन में तो बैटिंग बहुत मुश्किल हो रही है, स्पिनर्स का भी कुछ कुछ रोल हमने बनते हुए देखा है। और लास्ट जो मैच हुआ था, जो कि हुआ था ऑकलैंड और वेलिंगटन के बीच में, वेलिंगटन ने बना था 342, समरवाइल आपको दिख रहे हैं, रस्टब्राक, फंड्स। ऑकलैंड ने बना था 368। विलोडोनेल, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे इस ग्राउंड पे, हालांकि अभी तक तो उनको कुछ खास मौका मिला नहीं, और जो मौके उनको मिले थे उनके कुछ खास उनका परफॉर्मेंस नहीं था। रॉबर्ट ओडोनेल फिर से, फिलिप्स फिर से, और पेसर्स का अपर हैंड, और यहाँ पे 298 पर डिक्लेयर दे दिया था। फिर से देखिए समरवाइल बार बार विकेट ले जा रहे हैं हैरिसन के साथ, और यहाँ पर दिलपोर्थ ने विकेट निकाला हुआ था। ऑकलैंड 267, और मैच यहाँ पर वापस से ड्रॉ हो गया। फिर से विलोडोनेल का 100 था, समरवाइल ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा। ग्लेन फिलिप्स और स्पिनर्स का यहाँ पर अपर हैंड था आखिरी इनिंग्स में आते आते। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर पा रहे हैं। जनरली ये ग्राउंड उतना हाई स्कोरिंग नहीं है जितना हाई स्कोरिंग यहाँ पे बना था आखिरी जो हेड टू हेड हुआ था वहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि कभी रन्स नहीं बन सकते हैं, अभी ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है, ये कौन से स्ट्राइक पे मैच होगा, कौन से पिच पे मैच होगा, लेकिन यहाँ पे 2 तरह के मैच हमने जो लिमिटेड ओवर में देखे हैं, उसी तरह का यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कभी कभार बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, टीमें 54 पे ऑल आउट हो रही है, और कभी कभार यहाँ पे काफ़ी बड़े स्कोर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम यहाँ पे जो कर सकते हैं कि मेजर जो बैटिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको हमें लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं किस तरह के पिच पे मैच होने वाला है, इसीलिए। और पेसर्स को तो आपको रखना ही है, पेसर जो ऐसे पेसर जो आपको बैटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे बॉलर्स को तो आपको रखना ही है। और एक आध जो मेन स्पिनर होंगे ना दोनों टीमों की तरफ से, उनको भी आप रख के चल सकते हो। विल समरवाइल जो यहाँ पे आप नाम नोटिस कर सकते हो। ठीक है, जनरली मैं कहता भी हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा ही ऑकलैंड के ग्राउंड पे, चाहे वो कोई सा फॉर्मेट क्यों ना हो जाए, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और वहाँ से भी नॉर्दर्न की तरफ से भी आपको सैंटनर, वॉकर जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनको आप कॉन्सिडर कर सकते हो। सैंटनर तो वैसे भी सबकी टीम में होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं।
हो सकता है क्या होंगे, तो वो एक ऑप्शन हो गया। तो इन दोनों तरफ से ये दोनों स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो पेसर कुछ नाम आपने देखे हैं जहाँ पर सिन सोलिया, वहाँ से जेमिसन, बिन लिस्टर, ये कुछ नाम आपने नोटिस करे हैं। आगे नॉर्दर्न की तरफ से भी कुछ नामों को हम देखेंगे। कोहली तो ऑलरेडी आपने देख ही दिया है, और भी हम देखेंगे जिनको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन बैटिंग हमें मेजर जो बैट्समैन होंगे दोनों टीमों की तरफ से उनको लेकर चलना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस तरह का सिचुएशन आने वाला है। तो मेजर जो बैट्समैन होंगे जिनके स्पेशली रिकॉर्ड्स अच्छे हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। मोटा मोटा मुझे जो उम्मीद है, जनरली मैंने जितना ऑब्जर्व करा है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑकलैंड के ग्राउंड पे, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑकलैंड का ग्राउंड बहुत ही कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, ठीक है। चाहे वो कोई सा फॉर्मेट हो जाए, किस मैच पे किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिलेगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, तो जनरली मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको बहुत रन जो है देखने को मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट यही करूँगा कि थोड़ा सा बॉलर या बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप जो प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करो। लेकिन बार बार ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसे बैट्समैन जिनके पास रिकॉर्ड्स अच्छे हैं या फिर जिनको आपने फॉर्म पे भी देखा हुआ है किसी ना किसी फॉर्मेट में, उनके ऊपर आप प्रायोरिटी डाल सकते हो। सही है, चलो। रिकॉर्ड्स में खास कुछ नहीं बता रहा, लेकिन आपने ऊपर कुछ नाम नोटिस करे होंगे ग्राउंड से, जो नाम आपके सामने स्पेशली आए हैं उनमें सिन सोलिया, कायल जेमिसन, रॉबर्ट ओडोनेल, ये नाम आपने ज़रूर नोटिस करे होंगे। और ग्लेन फिलिप्स वगैरह तो ऊपर भी आपने देखे थे, उनके साथ ये 3 नाम यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अच्छा, प्लेइंग इलेवन की बात करेंगे तो नॉर्दर्न की तरफ से ऐसा प्लेइंग इलेवन हो सकता है, इनमें से जीत रवाल अपने पुराने टीम की अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, ये चीज़ याद रखना। हेनरी कूपर कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभार उनके स्कोर्स हैं। और जनरली होम ग्राउंड के बाहर मैं हेनरी कूपर सजेस्ट करता नहीं हूँ, तो देख सकते हो आप, शायद मैं अपने टीम में इनको मौका नहीं दे पाऊँ। हालांकि लास्ट जो मैच हुआ था आपको याद होगा कि 200 रन बनाया था उन्होंने, वैसे मेरे ख्याल से ओटागो के अगेंस्ट में। जो कार्टर हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। और लास्ट जो मैच है वो यहाँ पर खेल गया है। इवन अगर मैं उस मैच के बारे में छोड़ भी दूँ कि हो सकता है कि अलग पिच हो, लेकिन ओवरऑल भी इनके रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वो कोई सा भी ग्राउंड हो, कोई सा भी पिच हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। और वैसे भी अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलिन डी ग्रैंडम मुझे लगता नहीं आप इनको मैनेज कर पाएंगे स्मॉल लीग में, क्योंकि वैसे भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन रहा है हमारे लिए। उसके बाद ऑलराउंडर में जैम भी काफ़ी होने वाला है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। बाकी बैटिंग से मुझे उम्मीद है इनसे कुछ रन ये ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन अगर उतना आप अच्छा नहीं कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन से आप इनकी जगह पे कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को ले सकते हो। टीम साइफर्ट उसके बाद कोकेलाइन, जो मैं कोशिश करूंगा हमारी टीम में लेके चलने की। एक प्रॉपर फॉर्मेट है ये इनके लिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में उन्होंने मोस्ट जो है नाम अपना है रखा है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी पूरा एक्सपोजर उनको मिलने वाला है। तो मैं इस फॉर्मेट में कम से कम यही आपको कहूँगा कि इनको लेकर चलो, ठीक है। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी नहीं कहूँगा, लेकिन लेके इनको चल सकते हो आप बड़े बड़े नामों के बीच में भी। बाकी देखेंगे हम आगे क्या कर सकते हैं। मिचेल सैंटनर, उसके बाद टिम साउदी, नील वैगनर, 2 स्ट्राइक बॉलर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनको आप किस तरह से हैंडल करना चाहोगे। नील वैगनर टेस्ट स्पेशलिस्ट है, ये फॉर्मेट इनके लिए है। टीम साउदी चलिए वैसे भी सुपर स्टार से कैरी आउट हो रहे हैं। अगर आपको दोनों में से एक को लेना है तो मैं एनी डे नील वैगनर के बारे में बताऊंगा। ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। उसका जो अगर इस के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। और देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं हम। एक ना एक स्पिनर को तो हम जरूर लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए सैंडर को हम कंसीडर कर रहे हैं, बाकी टीम बनाने के टाइम पे अगर कुछ लगे तो उस तरफ से चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे, जो कार्टर होंगे, कुकेलाइन होंगे, सैंडनर होंगे, साउदी, वैगनर में से मोस्टली आप एक को ही लेके चलोगे। और उसके बाद स्पेस बचा तो आप इसोदी को ले सकते हो, ठीक है। तो ये 4, 5, 6 इन प्लेयर्स के बीच में ही हम हमारा जो है टीम बनाएंगे। ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो वार्कर, गप्टिल ओपनिंग पे आएंगे। वार्कर कंप्लीट हिट और मिस रहे हैं अगेंस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इस फॉर्मेट में। जनरली शॉर्टर फॉर्मेट में वार्कर का रिकॉर्ड अच्छा रहता है नॉर्दर्न के अगेंस्ट में, लेकिन इस फॉर्मेट में उनका उतना कंसिस्टेंट रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जिस दिन चले हैं उस दिन 90+ 100 के बीच में स्कोर है, और जिस दिन नहीं तो 10 के बीच में, ठीक है। अभी आप देख सकते हो आप क्या करोगे। और इस ग्राउंड पे भी उनके उतने कंसिस्टेंट कुछ स्कोर्स नहीं रहे हैं। ऑकलैंड के अगेंस्ट में रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है वार्कर का, जब वो सेंट्रल के होकर खेलते थे। और नॉर्दर्न के अगेंस्ट उनके रिकॉर्ड्स ओवरऑल अच्छे रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हिट और मिस रहे हैं। गप्टिल के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेल के रखे हैं, एवरेज भी अच्छा है, दे सकते हैं हम। और लास्ट ये अभी गप्टिल से प्लेयर्स का फॉर्म का आप कुछ गारंटी दे सकते हैं। लास्ट 1-2 मैच से उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, बाकी देखेंगे मोस्टली हमारे टीम में ये होंगे। ग्लेन फिलिप्स कीपर सेक्शन में वैसे भी आपके लिए डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, यही बेटर कर रहे हैं। और बॉलिंग का भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। मार्क चैपमैन काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं ये, और ये मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे पिछले एडिशन में ऑकलैंड की तरफ से। रॉबर्ट ओडोनेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको हम हमारी टीम में लेके चलने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट रन स्कोरर पिछले सीजन में। और ये फॉर्मेट इनके लिए बहुत सूटेबल है, ये पसंद करते हैं टाइम लेके खेलना।
और यहाँ पर तो भतेरा टाइम होगा इनके पास। और वैसे भी आपने देखा ग्राउंड में बहुत ही रिकॉर्ड अच्छा है इनका। सोलिया एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं जिनको हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स रहे हैं इस पिक्चर में। उसके बाद जेमिसन है, सोमरवाइल, राष्ट्रब्लाक में बेन लिस्टर में से कोई एक, और अशोक। तो जेमिसन और सोमरवाइल इन दोनों को हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा कोई स्पेस का इशू नहीं बन रहा है तो, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। राष्ट्रब्लाक या बेन लिस्टर में से कोई एक खेलेंगे, मोस्टली बेन लिस्टर को ही मौका मिलने वाला है, लेकिन हमारे टीम में शायद इनको हम मौका नहीं दे पाएंगे। कैप्टन ऑफ चॉइस की बात करें तो अभी के लिए कार्टर का परसेंटेज डिसेंट है, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे पता है कि 90% जनता जो है सैंडलर को कैप्टन बनाने वाले हैं, ठीक है। उसका रीज़न यही है, सुपर स्टार आपने देखा ही रखा होगा क्या उन्होंने करके रखा है। फॉर्मेट अलग है, मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। बाकी रखेंगे हम हमारे टीम में क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता इनके पास है। इनकी बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आ सकती है और बैटिंग उनका काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, ये तो हम नोटिस कर ही पा रहे हैं। तो टीम में हम रखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कार्टर से बेटर ऑप्शन कैप्टनसी के लिए सैंडलर होने वाले हैं इस फॉर्मेट में। बाकी साउदी, वैगनर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वाकर और ईसोदी में से एक आप रख सकते हैं, ईसोदी को ही आप प्रायोरिटी देंगे तो मैं कहूँगा यही, क्योंकि वो बैटिंग हैंड भी बेटर है और लेग स्पिनर है। तो क्योंकि तो अगर अगर वो स्पिन हेल्पिंग वाला स्ट्राइक यूज़ अगर नहीं भी होता है तब भी ये वहाँ से हेल्प निकाल सकते हैं क्योंकि लेग स्पिनर है। और रबाल, कुकेलैंड में से कोई एक, जिनमें से कुकेलैंड मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। अगर जैसे चैपमैन गप्टिल के बीच में लोग जाएंगे, गप्टिल आखिरी जो 4th ट्रॉफी का मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, तो वो भी एक रीज़न होगा। उसके बाद वार्कर, जेमिसन, इवन फिलिप्स जैसे ऑप्शंस होंगे जिनके ऊपर लोग फोकस कर सकते हैं। वार्कर आप नोटिस कर सकते हैं कि इनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, बाकी स्पेस का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। लेकिन जेमिसन मैं कोशिश करूँगा अपने टीम में लेके चलने की, ये फॉर्मेट इनके लिए सूटेबल है, रिकॉर्ड्स भी बहुत डिसेंट है, ठीक है। और स्ट्राइक बॉलर भी हैं ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेंगे। सोलिया, उसके बाद सोमरवाइल, रॉबर्ट ओडोनेल, दोनों हमारे लिए पंट बन सकते हैं। दोनों को ही लोग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, रॉबर्ट ओडोनेल को नहीं ले पाएंगे क्योंकि बैटिंग सेशन में बहुत जैम होने वाला है, और सोमरवाइल को नहीं ले पाएंगे क्योंकि बॉलिंग सेशन में बहुत बड़े बड़े नामों के बीच में इनको लोग भूल सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ कैलकुलेटिव रिस्क मैंने लिया है, आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि बैटिंग सेशन में रवाल मुझे लेना था, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कूपर को कोई लेंगे नहीं, ठीक है। वार्कर एक ऑप्शन है जिनके बारे में कुछ नेगेटिविटीज़ है मेरे पास, तो मैं नहीं ले पा रहा। बॉलर सेशन में मैंने सिर्फ वागनर को लिया है और कुगेलैंड को लिया है। कुगेलैंड को लेने का मतलब आप समझ सकते हैं, वागनर को मैंने लिया है। लोग क्या करेंगे, वागनर को तो शायद लेंगे ही लोग, साथ में साउदी को भी लेंगे, लेकिन मैंने कुगेलैंड को लिया है। और सैंटनर लोगों के कैप्टन फसलन हो सकते हैं, इसलिए तैयार रहना। ऑलराउंडर सेशन में कोलिन ग्रैंडोम का भी ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप मैनेज कर पाएंगे। चैपमैन और सोलिया को मैंने रखा है उनके जगह पे। इसके अलावा भी अच्छा, कोलिन ग्रैंडोम का ऑप्शन है जैसे बता दिया आपको। बैटिंग सेशन में आपके पास होंगे जीत रवाल और जॉर्ज वार्कर, जो डिसेंट ऑप्शंस होंगे जिनको लोग ले सकते हैं। कीपर सेशन में कुछ लोग साइफर्ट को ले सकते हैं, लेकिन खास कुछ उनके रिकॉर्ड्स नहीं है स्पेशली इस फॉर्मेट में, और फॉर्म से भी थोड़ा बहुत जूझ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा सुपर स्मैश में। हालांकि फॉर्मेट अलग है तो टाइम वो उनको मिलेगा। बाकी साउदी, सोधी, ये दोनों ऑप्शंस हैं, अगर आप लेना चाहते हो इनमें से किसी को ले सकते हो। स्पेशली कुगेलैंड जो कि फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे हैं इनके जगह पे, लेकिन कुगेलैंड के लिए फॉर्मेट काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है। उनके रिकॉर्ड्स भी बहुत ही डिसेंट है, इसीलिए मैंने इनको रखा है। बाकी वैगनर के जगह पे भी आप ले सकते हो, मतलब वैगनर, कुगेलैंड की जगह पे किसी एक की जगह पे आप साउदी या सोधी को ले सकते हो। सोमरवाइल को मैंने रखा है, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती है, बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। चारों बॉलर में से बेस्ट बैट्समैन यही है वैसे, और जेमिसन जिनके सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। सोलिया के साथ लोग शायद नहीं जाएंगे, इनके जगह पे किसी और को लोग ले लेंगे, तो वो एक चीज़ है। लेकिन सोलिया के भी रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर चाहो आप तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो। कैप्टन फसलन चॉइस की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। देखो, चैपमैन एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है, ठीक है। इस फॉर्मेट में चैपमैन ने काफ़ी परफॉर्म करके रखे हुए हैं और लास्ट हिट में भी अच्छे रन हैं, इस ग्राउंड पे भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अभी देखना पड़ेगा ये कि ये ग्राउंड पिच किस तरह का है। अगर कहीं पे लो स्कोरिंग मैच हो गया ना तो चैपमैन आपके लिए शायद उतने काम पे नहीं आए। तो आपके लिए बेस्ट यही हो सकता है कि अगर आप कोई सेफ ऑप्शन के साथ जाओ। सोलिया एक अच्छे ऑप्शन है, सैंडलर अच्छे ऑप्शन है, सैंडलर अच्छा बैटिंग भी कर रहे हैं अभी रिसेंटली। सोलिया बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन उम्मीद ये है मुझे कि ये 100 के आसपास पॉइंट्स जीने लायक परफॉर्म आपके लिए ज़रूर कर देंगे, ठीक है। बैटिंग से इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट है, बॉलिंग भी सेकंड इनिंग्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये। और जेमिसन के साथ दूसरे मेन बॉलर यही होने वाला है। लिस्टर भी है, लेकिन लिस्टर से बेटर परफॉर्मेंस सोलिया का रहा है, ठीक है। तो ये 3 ऑलराउंडर में से आप देख सकते हो। रॉबर्ट ओडोनेल बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं इनका इस फॉर्मेट में, और जो कार्टर,
ठीक है। ये दोनों बैटिंग सेक्शन से, ये 3 ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए सेफ हो जाएंगे। और अगर कुछ ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप जेमिसन के साथ जा सकते हो। मैं जेमिसन का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये पिच अगर कहीं पे अलग हो गया, अगर पिच स्लोनेस वगैरह आ गया, स्पिनर्स को मेरे लग गया, तो जेमिसन का काम पे नहीं आएगा। बाकी टीम में हम जरूर रखेंगे, तो सेफ होगा ये 3 ऑलराउंडर, स्पेशली सैंडलर जिनको लोग कैप्टन बना सकते हैं, और बाकी चैपमैन, सोलिया भी। और अगर आपको रिस्क लेना है तो रॉबर्ट ओटनल, जो कार्टर के हेड टू रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। लास्ट जो मैच एक राउंड में खेल के गए हैं 32 रन बनाया था, तो चीज़ें इनके सपोर्ट में भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके साथ जा सकते हो, और छोटे मोटे जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें, और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।